नोकिया, ये नाम सुनते ही शायद आप अपने पुराने फोन को याद करते होंगे। वो मजबूत 3310 जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती थी और हजारों बार गिरने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन क्या हुआ उस कंपनी का जिसने एक वक्त फोन्स की दुनिया पर राज किया था। सबको लगता है कि नोकिया का जमाना खत्म हो चुका है, खासतौर से 2008 के बाद जब आईफोन और एंड्रॉयड जैसे स्मार्टफोन्स ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया था। पर क्या नोकिया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? नहीं दोस्तों, नोकिया ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया था जिसने उसे फिर से टेलीकॉम की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जो लोग इस ब्रांड को भुला चुके थे वो अब फिर से नोकिया का नाम सुन रहे हैं और इसका कारण है नोकिया का 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और एक नए लीडरशिप के साथ नोकिया ने साबित कर दिया है कि वो अभी भी इंडस्ट्री का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कैसे एक ऐसी कंपनी जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी उसने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया? इस वीडियो में हम जानेंगे नोकिया की इसी अद्भुत वापसी की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि आज की टेलीकॉम कंपनी नोकिया कभी कागज और रबर के जूते बनाती थी? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नोकिया का सफर यहीं से शुरू हुआ था। 90s के दशक में नोकिया ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली थी और वहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई थी। अब जरा ये सोचिए कि 1996 में नोकिया का रेवेन्यू 8.7 बिलियन डॉलर्स था और फिर मोबाइल की दुनिया में इसने ऐसा दबदबा बनाया कि 2008 तक ये आंकड़ा 74 बिलियन डॉलर्स को पार कर गया। नोकिया के फोन्स ने दुनिया को वो ड्यूरेबिलिटी और भरोसा दिया जो शायद ही किसी और कंपनी ने दिया हो। हर कोई इसकी स्टर्डी डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का फैन था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई वैसे वैसे लोगों की पसंद भी बदलने लगी। अब लोग मजबूत फोन से ज्यादा स्टाइलिश स्लीक डिजाइन्स और एडवांस्ड फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यहीं पे नोकिया के सामने असली चुनौतियां खड़ी हुई। जो मजबूती कभी इसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी वही अब इसके लिए बोझ बन चुकी थी। नोकिया का वो दौर जब वो मोबाइल इंडस्ट्री का राजा था अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। खास तौर से 9 जनवरी 2007 का वो दिन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नई रिवॉल्यूशन थी, क्योंकि आईफोन ने स्लीक डिजाइन, टच स्क्रीन और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस किया जो उस समय के सभी फोन से बिल्कुल ही अलग था। लोग इस नए डिवाइस को देखकर हैरान हो चुके थे। आईफोन ने ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स की परिभाषा को ही बदल दिया था। लेकिन दूसरी तरफ नोकिया, जो उस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, उसने इस नए प्लेयर को सीरियसली लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि आईफोन की टच स्क्रीन प्रैक्टिकल नहीं है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगी होगी। नोकिया के इंजीनियर्स ने तो ये तक कहा कि आईफोन उनके ड्रॉप टेस्ट को पार ही नहीं कर सकता, जो उनके हिसाब से फोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट होता था। उन्होंने सोचा कि आईफोन का जो स्लीक और नाजुक डिजाइन है वो आम लोगों के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन असल में नोकिया इस चीज को समझने में पूरी तरह फेल हो गया था कि लोग अब मजबूत फोन्स की बजाय पतले और स्टाइलिश फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नोकिया अभी अपनी इसी गलत फहमी में था कि इसी बीच आईफोन ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। यूजर्स को टच स्क्रीन का नया एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पसंद आया और इस तरह के स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी नोकिया ने इसे एक टेम्पररी ट्रेंड समझकर इग्नोर कर दिया, जबकि असल में ये कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट था। लगभग 1 साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसे समझ आया कि यही अब मोबाइल मार्केट का फ्यूचर है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन ने मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था और बाकी कॉम्पिटिटर्स भी स्मार्टफोन बनाने की होड़ में लग चुके थे। फॉर एग्जाम्पल 2008 में HTC और गूगल ने मिलकर दुनिया का पहला एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन टी-मोबाइल G1 लॉन्च किया, जो आईफोन का सीधा कॉम्पिटिटर था। लेकिन अब सवाल था कि नोकिया इस बदलते दौर में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि नोकिया के लिए चुनौती अब सिर्फ आईफोन के साथ नहीं थी बल्कि एंड्रॉयड के साथ आने वाले नए प्लेयर्स के साथ भी थी। इन टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स ने पूरी मोबाइल मार्केट को ही बदल दिया था और अब नोकिया को इस बदलाव के साथ अडॉप्ट करना जरूरी था। ऐसे में इस टफ कंपटीशन के बीच आखिरकार नोकिया ने जवाब देने का फैसला किया और साल 2009 में N97 नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसे उन्होंने आईफोन किलर के रूप में प्रमोट किया था। N97 में टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था, जो उस वक्त एक यूनिक फीचर माना जा रहा था। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा, GPS और आईफोन से 2 गुना स्टोरेज दिया गया था। नोकिया को इस फोन से बहुत उम्मीदें थी,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग निकलकर सामने आती है। जहां आईफोन ने यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया था, वहीं N97 की टच स्क्रीन बेहद ही अनरिस्पॉन्सिव थी। इसके अलावा स्लाइड आउट कीबोर्ड, जो इस फोन का सबसे मेन फीचर था, वो भी पूरी तरह फेल रहा। वैसे तो N97 में बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन इसके फेल होने का सबसे मेन रीजन था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। नोकिया अगर चाहता तो वो बदलते ट्रेंड को देखकर अपने स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड को चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सिम्बियन ओएस नोकिया के पुराने फोन्स में यूज होता था और 2009 के स्मार्टफोन्स के सामने ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका था। ये ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स था, बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी थी, जिसके चलते थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए भी सिम्बियन ऐप बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि N97 के लॉन्च होने के दौरान नोकिया के ऑनलाइन ऐप स्टोर में सिर्फ 500 एप्लीकेशंस अवेलेबल थी, जबकि उस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर में 1 लाख से ज्यादा ऐप्स आ चुकी थी। ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट N97 से कम होता चला गया। इस कंपनी ने सोचा था कि उनका ये स्मार्टफोन आईफोन को टक्कर देगा, लेकिन नोकिया की जबरदस्त ब्रांडिंग और टॉप नॉच हार्डवेयर क्वालिटी के बावजूद N97 बुरी तरह से फेल हो गया और इस कंपनी का रेवेन्यू 23% से गिरकर $57 बिलियन पर आ गया, जो इसके 1 साल पहले $74 बिलियन के ऊपर था। मार्केट में ये नोकिया के लिए बहुत बड़ा झटका था और इसकी वजह से कंपनी को पहली बार ये एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी की इस नई दौड़ में वो काफी पीछे छूट चुके हैं। दोस्तों, ट्रम्प के यूएस इलेक्शन जीतने के बाद क्रिप्टो मार्केट में एक नई वेव आ चुकी है और इसके इम्पैक्ट से बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर है। इस तरह का बुल रन आमतौर पर कुछ महीनों तक चलते हैं और यही टाइम होता है बड़े प्रॉफिट्स बनाने का। और इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के साथ आप भी इस बुल रन का हिस्सा बन सकते हो। इसके थ्रू आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 25,000 तक का ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फ्री रिबेट, मतलब बिल्कुल जीरो फीस। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना भरोसा दिखाया है। इनका एक और शानदार फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ पर ट्रेड करते हैं। मतलब आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए जीरो ट्रेडिंग फीस। कॉइनस्विच में प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन होता है, जो दिखाता है कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो जल्दी से कॉइनस्विच को डाउनलोड करो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। सिम्बियन ओएस, जो कभी उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। बेसिकली कंपनी के अंदर अब सब कुछ नए से शुरुआत करने की जरूरत थी और इसी दौरान नोकिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टीफन इलॉप को नया सीईओ बना दिया। इलॉप, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिजनेस डिवीजन के हेड रह चुके थे, वो नोकिया में एक चेंज एजेंट के तौर पर आए और उम्मीदें थी कि वो नोकिया को एक नई दिशा देंगे। कंपनी के बिगड़े हालात को देखते हुए इलोप ने अपने पहले ही दिन सभी एम्प्लॉयज के साथ एक मैंडेटरी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने वो फेमस बर्निंग प्लेटफॉर्म स्पीच दी जिसने कंपनी के अंदर हड़कंप मचा दिया। दरअसल इलोप ने साफ शब्दों में कहा कि हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को इतना तेजी से बदल दिया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट को रीडिफाइन कर दिया है और डेवलपर्स को एक पावरफुल इकोसिस्टम में खींच लिया है। इस स्पीच में इलॉप ने सिम्बियन ओएस की कमियों को भी हाईलाइट किया, ये बताते हुए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब मॉडर्न स्मार्टफोन के लिए सुटेबल नहीं है। उनका कहना था कि कंपटीशन अब डिवाइसेस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इकोसिस्टम का एक पूरा युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स और एप्लीकेशन सभी चीजें शामिल हैं। इलॉप की इस स्पीच ने नोकिया के एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स के बीच खलबली मचा दी, क्योंकि ये स्पीच न सिर्फ नोकिया के प्रोडक्ट्स को कमजोर दिखा रही थी, बल्कि मार्केट में नोकिया की पोजीशन को भी खराब कर रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये स्पीच पब्लिक के अंदर लीक हो गई, जिससे नोकिया की ब्रांड इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट कम होने लगा और नोकिया के स्टॉक्स गिरने लगे। हालांकि इलोप का मकसद कंपनी को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालना था, लेकिन उल्टा इन्होंने नोकिया को और ज्यादा क्राइसिस में डाल दिया। उनका मानना था कि क्राइसिस मोड में ही नोकिया को सुधारने का रास्ता निकलेगा और यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा और रिस्की फैसला लिया, जो था सिम्बियन को छोड़कर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट होना। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सिम्बियन की जगह कौन सा ओएस आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त मार्केट में एंड्रॉयड पहले ही तेजी से बढ़ रहा था
और ये एप्पल के iOS का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। ऐसे में इलोप को भी एंड्रॉयड के साथ ही जाना चाहिए था, और अगर वो ऐसा करते तो शायद आज भी नोकिया स्मार्टफोन मार्केट का बादशाह होता। लेकिन इलोप की नजरें कहीं और थी। उन्होंने एंड्रॉयड की जगह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ओएस को चुना, जो नोकिया के हिस्ट्री का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था। असल में इलोप नोकिया के लिए एक ऐसा ओएस चाहते थे जो सिर्फ उसी के लिए बना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईफोन के पास iOS है। और ये चीज एंड्रॉयड के साथ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कोई भी कंपनी कर सकती है। इसके अलावा इलोप का माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले से ही गहरा रिलेशन था। ऐसे में उन्होंने विंडोज फोन ओएस को नोकिया का एक्सक्लूसिव ओएस बना दिया। हालांकि इस नए ओएस को चुनना एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन इलोप का मानना था कि यही वो इकोसिस्टम है जो नोकिया को वापस उठाने में मदद करेगा। आखिरकार फरवरी 2011 में इलोप ने अनाउंस किया कि सिम्बियन को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और अब आगे से नोकिया के सभी नए स्मार्टफोन्स सिर्फ विंडोज ओएस पर ही काम करेंगे। इस तरह स्टीफन इलोफ के फैसले ने नोकिया को एक नए रास्ते पर तो डाल दिया, लेकिन ये रास्ता उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा साबित हुआ ये कि 2011 के एंड में नोकिया ने अपने दो नए मॉडल्स लूमिया 800 और लूमिया 710 को लॉन्च किया। ये दोनों स्मार्टफोन्स विंडोज 7.5 मैंगो ओएस पर चल रहे थे। नोकिया ने उम्मीद की थी कि इन फोन्स के जरिए वो मार्केट में फिर से अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन विंडोज फोन का इंटरफेस लोगों को पसंद ही नहीं आया। जहां एंड्रॉयड और iOS अपने यूजर्स को एक सिंपल और इजी टू यूज एक्सपीरियंस दे रहे थे, वही विंडोज फोन यूजर्स को फोन चलाने का एक नया तरीका सिखाने को मजबूर कर रहा था। इसके अलावा विंडोज फोन ओएस की कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि इस ओएस में सिर्फ सिंगल कोर प्रोसेसर का यूज किया जा सकता था, जबकि उस समय एप्पल और एंड्रॉयड के फोन्स डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर्स पर काम कर रहे थे। इससे नोकिया के फोन्स की स्पीड और परफॉर्मेंस मार्केट के दूसरे फोन से बहुत ही पीछे रह गई। इनके फोन्स में फ्रंट फेसिंग कैमरा भी नहीं था, जो उस वक्त यूजर्स की जरूरत बन चुका था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इनके फोन्स में सबसे बड़ी दिक्कत आई एप्स की। दरअसल सिम्बियन की तरह विंडोज फोन में भी एप्स की काफी कमी थी। इसका रीजन ये था कि डेवलपर्स इस नए विंडोज प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। कुल मिलाकर यूजर्स और डेवलपर्स दोनों ने ही विंडोज फोन को नकार दिया, और इसके चलते नोकिया की हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। हालांकि लूमिया 800 और लूमिया 710 के बाद नोकिया ने और भी कई विंडोज फोन लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी मार्केट के अंदर कोई खास कमाल नहीं कर सका। स्टीफन इलोफ का डिसीजन जो नोकिया को बचाने के लिए लिया गया था, वही अब कंपनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो रहा था। एक वक्त ऐसा था जब नोकिया पूरी दुनिया के 50% से ज्यादा मोबाइल मार्केट को ऑन करता था, लेकिन 2013 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 3% पर आ गया। यानी नोकिया ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ चुका था। नोकिया के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपना सबसे कीमती डिवीजन मोबाइल डिवाइसेस एंड सर्विसेज को बेचने का मन बना लिया, और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया के इस डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिया। स्टीफन इलोफ, जो अभी तक नोकिया के सीईओ थे, अब माइक्रोसॉफ्ट के इस नए ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए, और इस एक्विजिशन के साथ नोकिया के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आ गए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज के अलग अलग स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया, लेकिन हकीकत में ये एक्विजिशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, और करीब 1 साल कोशिश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपने इस मोबाइल बिजनेस को शट डाउन करने का फैसला करता है, और अब जाकर फाइनली नोकिया को अकल आती है, जिसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड फोन्स बनाना शुरू किया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट के दूसरे प्लेयर्स अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में नोकिया से बहुत ही आगे निकल चुके थे, और एंड्रॉयड स्पेस में चाइनीज कंपनियों ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली थी। नोकिया ने कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इन नए प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। धीरे धीरे इसका मार्केट शेयर गिरता गया, और नए स्मार्टफोन्स की चकाचौंध में लोग नोकिया को भूल गए। इस डाउनफॉल के साथ एक एरा का एंड हो गया। जो कंपनी एक समय पर मोबाइल फोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हुआ करती थी, वो अब मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, और लोगों ने भी मान लिया कि नोकिया अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये नोकिया की कहानी का एंड था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कंपनी के पास अभी भी एक ऐसा डिवीजन था जो उम्मीद की किरण साबित हो सकता था, और इस डिवीजन का नाम था NSN, यानी नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स, जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। दरअसल 2014 में जब स्टीफन इलोफ नोकिया को बर्बाद करने में लगे हुए थे, तब कंपनी ने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए राजीव सूरी को नया सीईओ बना दिया था। सूरी इस कंपनी के लिए कोई नए ऑफिशियल नहीं थे,
इनफैक्ट उन्होंने नोकिया को 1990 में ज्वाइन किया था और 2009 से ये NSN डिवीजन के CEO के तौर पर काम कर रहे थे। वो सूरी ही थे जिन्होंने कंपनी के NSN डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाया था। ऐसे में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इस डूबती हुई कंपनी को बचाने का जिम्मा सूरी को सौंप दिया गया। सूरी का विजन बहुत ही क्लियर था। वो जानते थे कि स्मार्टफोन्स के फील्ड में नोकिया के लिए वापसी बहुत ही मुश्किल होने वाली है, इसलिए उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशंस और 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का फैसला किया। सूरी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो ज्यादा फैंसी तो नहीं, लेकिन कंपनी को स्टेबल जरूर कर सकता था। उनका मानना था कि 5G टेक्नोलॉजी नोकिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है और अगर नोकिया को एक बार फिर से ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें 5G में फर्स्ट मूवर होने का फायदा उठाना होगा। इसी विजन के साथ नोकिया ने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अपने इसी इन्वेस्टमेंट की बदौलत 2018 में नोकिया ने अपने सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पेश की, जो थी रीफ शार्क चिपसेट। इन चिप को 5G नेटवर्क इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये चिप बेस स्टेशन और एंटीनाज में लगाई जाती हैं, जो 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। रीफ शार्क चिप का मेन काम है डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करना और नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज स्पीड मिल सके। रीफ शार्क की बैंडविड्थ 84 गीगाबिट पर सेकंड तक पहुंच सकती थी, जो दूसरी 5G चिप्स की तुलना में 3 गुना तेज थी। सिर्फ यही नहीं, ये चिपसेट 50% छोटी और पावर कंजप्शन को 64% तक कम कर रही थी। इन्हीं खूबियों के चलते टेलीकॉम कंपनीज ने नोकिया की इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू कर दिया। रीफ शार्क चिपसेट्स ने नोकिया को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हुआवे और एरिक्सन से अलग खड़ा किया, जबकि ये दोनों पहले से ही इस मार्केट के वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे। नोकिया ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जैसे AT&T, वोडाफोन और जापान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो के साथ पार्टनरशिप की। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि नोकिया अपनी 5G टेक्नोलॉजी बेचता है और बड़ी बड़ी कंपनीज इसे अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल करती है। साल 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज के साथ डील कर चुका था और 2024 तक आते आते ये नंबर 300 से भी ऊपर पहुंच गई है। आज नोकिया चीन को छोड़कर बाकी ग्लोबल 5G मार्केट के 29% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर 100 में से 29 नेटवर्क्स नोकिया की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इन डील्स के जरिए नोकिया ने अरबों रुपए कमाए और खुद को फिर से फाइनेंशियली मजबूत बनाया, क्योंकि नोकिया का रेवेन्यू जो कभी गिरकर $14 बिलियन के नीचे आ गया था, वो 2022 में ऑलमोस्ट डबल होकर $26 बिलियन को क्रॉस कर गया। और ये सब पॉसिबल हो पाया राजीव सूरी के विजन और डेडिकेशन की वजह से। राजीव सूरी की लीडरशिप के अंडर नोकिया का 5G में इन्वेस्ट करना उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आज एंड्रॉइड को बेचकर आईफोन क्यों खरीद रहे हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।